Today I will discuss about the resistance of conductor and which factor depends upon the resistance. यानी रेसिस्टेंस किसी सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का या किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है, वह किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और रेसिस्टेंस होता क्या है, पहले इसको समझ लें। और किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस मतलब उसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर किस तरह से डिपेंड करता है, यानी उसकी लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ने से या घटने से उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, और उसका मोटाई या क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने घटने से उसका इफेक्ट क्या होता है रेसिस्टेंस पर। साथ ही किसी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस उसके मटेरियल के इंटरनल मतलब क्वालिटी हम लोग जस्ट लाइक कहेंगे, वह जिस सब्सटेंस से बना हुआ है, जिस तरह का सब्सटेंस से बना हुआ है उस तरह सब्सटेंस के किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स हम लोग ये कहें कि नेचर पर किस तरह से डिपेंड करेगा, इसकी प्रकृति पर किस तरह से निर्भर करता है। तो पहले डिफिनेशन इसको देख लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या रेसिस्टर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर इटसेल्फ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। दैट मीन्स हम लोग ये कहेंगे किसी भी चालक से होकर अगर धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा चालक से होकर उसको मीडियम चाहिए, कंडक्टर मीडियम चाहिए, तो किसी चालक या किसी तार से होकर धारा का प्रवाह होता है। तो आप जानते हैं जिस चीज़ से होकर जो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाती है वही उसी में कुछ न कुछ बाधा भी उत्पन्न होता है, यानी उसमें रेसिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। तो जिस तरह से ये समझिए कि कोई भी तार है उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो करता है, यानी दैट मीन्स हम लोग ये कहेंगे करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसा थोड़ा ना कि जो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कोई बाधा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। उसको कुछ न कुछ उसमें रेसिस्टेंस पैदा होगा, यानी डेवलप्ड होगा, या हम लोग ये कहेंगे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, अवरोध पैदा होगा, रुकावटें पैदा होंगी। तो कंडक्टिविटी के साथ साथ रेसिस्टिविटी भी पैदा होती है, यानी कंडक्ट हो रहा है, प्रवाहित हो रही है, उसमें कुछ कुछ बाधा भी होता है। कोई भी मान लीजिए आप भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ बाधा आपको मिलता है। ठीक उसी तरह से ये क्या कर रहा है, डिफिनेशन देख लेंगे। किसी चालक या प्रतिरोधक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में उसके स्वयं के मॉलिक्यूल अणु द्वारा जो एक रुकावट या अवरोध पैदा होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब क्या कहता है, लोअर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेटर करंट, यानी किसी सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर वायर है, हर एक तरह का कंडक्टर वायर होता है, जैसे एल्युमिनियम अलग है, कॉपर अलग है, फिर आयरन अलग है, बहुत सारे मेटेलिक वायर है जिसका कि कंडक्ट मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ठीक जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसी तरह से सब में इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग है तो उसमें रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा। रेसिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा उसमें कितनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी है। तो हम लोग ये देख लें कि अगर किसी तार का रेसिस्टेंस लोअर होता है, यानी उसमें रुकावट पैदा करने की कैपेसिटी कम है पर रेसिस्टेंस उसका वैल्यू कम है, तो वह ज़्यादा करंट पॉज करेगा, मतलब ज़्यादा करंट उससे होकर पास होगा, उसमें करंट का वैल्यू ज़्यादा एग्जिस्ट होगा, ज़्यादा मान होगा। जस्ट लाइक ऐसे समझिए एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम है, तो एक ही स्रोत से अगर हम लोग एल्युमिनियम वायर से करंट हम लोग सप्लाई देते हैं और एक कॉपर वायर से देते हैं तो कॉपर वायर में हम लोग को ज़्यादा करंट मिलेगा, आगे का जो भी डिवाइस उससे जुड़ा हुआ होगा उसमें ज़्यादा करंट उसको मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज और इससे रिलेटेड चीज देखिए, अगर किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच अगर भी पोटेंशियल हम लोग एग्जर्ट करते हैं, यानी कोई कंडक्टर है, इसे समझ लेंगे ये कंडक्टर है ए और बी, इसका दो पॉइंट है, इसमें अगर इसके बीच का पोटेंशियल अगर हम लोग डिफरेंस भी देते हैं और इससे होकर अगर आई करंट पैदा होता है यानी फ्लो करता है, तो इसमें अगर करंट का इसी रेसिस्टर में अगर वोल्टेज फिर बढ़ा देंगे तो करंट का वैल्यू भी चेंज होगा, बढ़ेगा, लेकिन भी और आई का रेशियो जो होगा वो इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है। तो किसी भी रेसिस्टर के लिए, किसी भी प्रतिरोध के लिए अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन
किसी भी कंडीशन में वही, अगर रेसिस्टेंस वही है, सब्सटेंस वही है, तो V और I का जो रेशियो है वह कांस्टेंट आएगा, और V और I का रेशियो जो होगा, उसी का जो अनुपात होगा, वह उस सब्सटेंस के रेसिस्टेंस वैल्यू के बराबर होगा, यानी उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, दो सिरों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू ले लेंगे, उसमें कितना उस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का वैल्यू ले लेंगे, तो उसी का जो रेशियो होगा वह क्या कहलाएगा, करने का मतलब ये कहलाएगा उसका रेसिस्टेंस होगा। नहीं, रेसिस्टेंस के बराबर होगा V और I का रेशियो, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए। पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अगर हम लोग वोल्टेज डिफरेंट भी लेंगे तो करंट का वैल्यू डिफरेंट आएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर रेशियो देखेंगे तो वो इक्वल होगा, वह उसके रेसिस्टेंस के बराबर होगा। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट विभवांतर बटे धारा हो जाएगा। इसका यूनिट देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, इसका एम्पियर होगा, VA-1 हो गया, और रेसिस्टेंस का यूनिट जो है ओम्स महाशय के रिस्पेक्ट में हमने उसका यूनिट जो है ओम रखा है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। तो डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस का डायमेंशन। तो R इक्वल टू तो V अपॉन I होगा। V का डायमेंशन होता है ml² T-2a-1 में भी यही होता है, और यहाँ से I का डायमेंशन भी आप A ले सकते हैं, हो जाएगा ml² T-2 और a-1 हो जाएगा। ये हो गया। एक और मेथड है अल्टरनेट, अगर आप भूल जाते हैं, अल्टरनेट में हम लोग देख लें, अगर आप भूल जाते हैं तो R इक्वल टू आप V अपॉन I कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, Q से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, Q से ऊपर नीचे, तो V इंटू क्यू, यानी ये देख लें हम लोग V इंटू क्यू, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, V अपॉन I है, इसमें भी Q से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी Q से मल्टीप्लाई करते हैं। तो V इंटू क्यू आप जानते हैं कि ये W हो गया, अपन यहाँ से हो गया I इंटू क्यू। तो W का डायमेंशन आप जानते हैं ml² T-2, और यहाँ से I का डायमेंशन तो A ही होगा, और इसका डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन आप AT जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा ml² T, एक और जगह ऊपर T-3 और a² तो ये छोटा छोटा स्मॉल ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बार मिस हो गया, वोल्टेज का डायमेंशन आपको नहीं है पता, उस केस में क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग कुछ तोड़ मरोड़ के हम लोग उसका डायमेंशन वैल्यू पुट अप करके निकालें। किसी सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस है या किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, वह किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो उसके ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स लेंथ पर भी डिपेंड कर सकता है, उसके थिकनेस या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसकी मोटाई हम लोग कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करेगा, ज्यामितीय आकार उसका किस तरह का, उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही वो उसके इंटरनल जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बना हुआ, जैसे कॉपर का मटेरियल अलग तरह का मटेरियल होता है, एल्युमिनियम का मटेरियल अलग तरह का मटेरियल होता है, आयरन का मटेरियल अलग तरह का मटेरियल होता है, तो सब का रेसिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाता है, सब के लिए रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। रीजन यही होता है कि सभी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक नेचर अलग अलग है, उसमें रेसिस्टिविटी का क्वालिटी जो है या गुण जो है वो कम या ज़्यादा होता है, उस वजह से उसका रेसिस्टेंस जो है डिफरेंट होता है। इसको देख लेंगे। पहला देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल शेप पर किस तरह से डिपेंड करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप पर किस तरह से डिपेंड करेगा, और फिर देखेंगे कि वो नेचर, यानी उसको नेचर मतलब उसकी इंटरनल जो क्वालिटी है, इंटरनल जो सब्सटेंस है, उस पर किस तरह से डिपेंड करेगा। तो पहला है द रेसिस्टेंस of a conductor is directly proportional to its length। L हम लोग कह सकते हैं, रेसिस्टेंस हम लोग कहेंगे R, यहाँ से R कहेंगे, एंड inversely
proportional to its area of cross section। अब ये क्या कर रहा है सो समझिए, ये एक वायर हम लोग ले लेते हैं या कोई कंडक्टर है या उसका वायर है, वो वायर स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में, या क्यूबिक शेप में हो सकता है, या सिलिंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ जो है वो एल है, इसका रेसिस्टेंस वैल्यू मान लेते हैं आर है। तो अकॉर्डिंग टू विच आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी लेंथ इंक्रीज होने पे रेसिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग ऐसे समझ लें, अगर हम लोग एक पोल पर से वायर को हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो पोल के पास हमको जितना कोई बल्ब लगा देते हैं तो उससे हमको जितना लाइट ग्लो कर रहा है, 1 किलोमीटर दूर ले गए उसी वायर से उसी करंट को, तो वहाँ पर हम लोग को वो उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, दैट मीन्स हम लोग उतना करंट नहीं मिलेगा और बल्ब में उतना ग्लो आपको रोशनी नहीं मिलेगी। रीज़न ये है, यहाँ से वहाँ तक एल बढ़ाए, लेंथ बढ़ गया तो रेसिस्टेंस बढ़ गया होगा, और रेसिस्टेंस बढ़ जाने से आप जानते हैं रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ गया दैट मीन्स करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एल अगर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी लेंथ बढ़ने पर रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, एंड आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब सवाल ये उठता है कि हमारा 1 किलोमीटर में घर है और हमको यहाँ से वायर ले जाना है, हमको तो वोल्टेज या हमको करंट का वैल्यू तो कम मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वायर है, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ही। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का वायर यूज करेंगे, कॉपर जो बढ़िया क्वालिटी का कॉपर है वो वायर देंगे, में भी थोड़ा बहुत हम लोग को करंट ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उतना करंट जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, लेंथ बढ़ गया है तो हम लोग मोटा वायर लेंगे, क्योंकि मोटाई अगर बढ़ जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया मोटा तार लेंगे तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा और ज़्यादा करंट आपको फ्लो मिलेगा। अब ऐसे समझ लीजिए कि आप अगर सिंगल रोड से अगर आप कहीं जाते हैं 10 किलोमीटर, आपको जितना समय लगेगा, अगर वो आप 4 लेन वाले रोड से जाते हैं तो आपको वही समय कम लगता है। रीज़न ये होता है, ऐसा नहीं ज़्यादा घुमाव भी होगा तो भी आपको कम समय लगेगा, क्योंकि पतला रोड से आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, कोई चीज़ लग गया आगे में तो आपको डिस्टर्ब हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन चौला रोड है तो आप इजी वे में आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होगा तो साइड होके अपना चले जाएंगे। तो यही चीज़ करंट के साथ भी होता है, अगर पतला वायर है तो उसमें ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होगी, ज़्यादा रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा। अगर उसी की जगह हम लोग मोटा वायर ले लेंगे तो रेसिस्टेंस वैल्यू घट जाएगा, हम लोग को करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिलता है, इसको मिला दे, कंबाइन कर देंगे तो L/A मिल जाता है। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, R इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे, यहाँ कांस्टेंट हम लोग रो ले रहे हैं, तो R इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग फिर से लिख दें, R इक्वल टू कांस्टेंट के जगह हम लोग रो ले लेंगे, रो L/A हो जाएगा, where रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट which depends upon nature of substance. It is also called
रेसिस्टिविटी, और इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि रो एक कांस्टेंट है। अब हमने बताया था ना कि रेसिस्टेंस है जो वो क्या होता है एल और ए पे डिपेंड करेगा ही, साथ ही एक और चीज़ पर डिपेंड कर रहा हम आपको बताए हैं। एक और चीज़ क्या है, ये मटेरियल किस तरह का है, एल्युमिनियम है कि कॉपर है कि आयरन है। तो एल्युमिनियम आयरन में थोड़ा ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, करंट कम मिलेगा, और आयरन में कम मिलेगा, एल्युमिनियम में थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा, कॉपर में और भी ज़्यादा मिलेगा, कॉपर का रेसिस्टेंस कम होगा। तो ये इसलिए होता है कि एल ए के साथ साथ एक और चीज़ आ गया आपका रो। रो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, इंटरनल मटेरियल किस तरह का है वो। मैंने ये कहें हम लोग कि जैसे मान के चलिए कोई ईटा सोलिंग वाला रोड है, या फिर कोई पिचिंग रोड है, या फिर हाईवे वाला रोड है, उस तरह का रोड का क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। इस तरह से तार में जो है वह समझ लीजिए कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, वह एक रोड के जैसा काम करता है। प्लेन रोड है, पूरा प्लेन रोड है, तो उसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू जो है अगर कम है तो रेसिस्टेंस कम है। अगर मान लीजिए खुरदुरा वाला रोड मिल गया, ईटा सोलिंग मिल गया है, उबड़ खाबड़ वाला रोड है, रेसिस्टिविटी वैल्यू बढ़ गया, रेसिस्टिविटी वैल्यू बढ़ गया तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का रेसिस्टेंस किसका, रेसिस्टिविटी जिसका कम होगा उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो कॉपर की रेसिस्टिविटी कम होगी तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, उसमें ज़्यादा करंट हम लोग को फ्लो मिलेगा। तो यह क्या है, जहाँ रो एक क्या है नियतांक है, और रो एक क्या है, यह एक नियतांक है। यह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये समझ लीजिए रो का वैल्यू लंबाई पर डिपेंड, लंबाई से इसको कोई मतलब नहीं है, मोटाई उटाई से इसको कोई मतलब नहीं। रो का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस किस तरह का है, सोना चांदी तांबा, उसका गुण जो है वो उसका एक अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो रो का वैल्यू उसी पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता, यह इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। साथ ही न्यूमेरिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी क्यूब का घन जैसा आकार लेंगे, यूनिट लेंथ का साइड का घन लेंगे, क्यूब लेंगे, यूनिट लेंथ का क्यूब लेंगे, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ के क्यूब का जितना रेसिस्टेंस होगा वही उसका रेसिस्टिविटी होगा। इसको ठीक से समझ लें। तो जैसे कि आप जानते हैं रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से अगर रो निकालेंगे तो रो ही क्या है, रेसिस्टिविटी है। ये क्या है, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L। तो पदार्थ का रेसिस्टेंस जो रेसिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी जो है, वह अगर रेसिस्टेंस दिया रहेगा, एरिया और लेंथ दिया रहेगा, तो हम लोग रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। वैसे हर एक सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी निकाला हुआ है, आपको बुक के चार्ट में मिल जाएगा। कॉपर का रेसिस्टिविटी कितना है, एल्युमिनियम का कितना है, ये एक वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू रहता है। तो अगर हम लोग इसमें अगर वैल्यू दिया रहेगा, ये सारा वैल्यू देने पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है और इसका किसी भी वायर का लेंथ है ये भी L इक्वल टू 1 मीटर हो जाता है, तो इसकी रेसिस्टिविटी जो है वो उसके रेसिस्टेंस के ही बराबर हो जाएगा। और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, इसको भी देख लेंगे। यूनिट R का यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। यूनिट इसका क्या होगा, ओम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाएगा। 1 मीटर मीटर कट जाएगा, लेंथ का मीटर हो गया, यहाँ से हो जाएगा ओम मीटर। और इसका डायमेंशन देखेंगे, ये हो गया मात्रक किसका, रेसिस्टिविटी का मात्रक। ठीक है, रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया। इसका डायमेंशन देखेंगे तो ये हो जाएगा रेसिस्टिविटी का डायमेंशन, रेसिस्टेंस का डायमेंशन ओम वाला का हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है ml² T-3 A-2। ये हम लोग पिछले अभी जस्ट निकाले हैं।
और यहाँ से क्या हो गया इंटू मीटर का मीटर हो गया, तो मीटर की जगह एल दे देंगे, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब है कि डिफरेंट सब्सटेंस का अगर लेंथ और एरिया पता रहेगा तो हम लोग उसका रेसिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हालांकि उसमें डिजिट वैल्यू या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कोई डाटा दिया रहेगा तो उसमें फॉर्मूला पे बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर एज shown in फिगर। दिए गए चित्र में चालक पदार्थ या चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। इसको समझ लें, कोई वायर जो है वह सिलेंड्रिकल हो सकता है, ऐसे समझ लें कि ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, ये वायर है, इससे होकर इसमें करंट जो है आई फ्लो कर रहा है और इस सिरा से चल के इस सिरा से निकल रहा है। इसकी रेसिस्टिविटी फिक्स्ड है, हमने बताया था कॉपर का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग, तो कॉपर है तो उसका वैल्यू दिया रहेगा, एल्युमिनियम है तो उसका वैल्यू दिया रहेगा, और इसका लेंथ जो है वो एल है, और इसका रेडियस दैट मीन्स रेडियस हम लोग कहते हैं, रेडियस दिया रहेगा या फिर डायमीटर दिया रहेगा, तो रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1 नंबर, आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी अभी पढ़े हैं, रो का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, तो रो का वैल्यू आपको दिया रहेगा, अगर एल लेंथ दिया जाएगा 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी, तो एल का वैल्यू हम लोग रख देंगे। एरिया आप अगर ये अगर सिलेंड्रिकल वायर है तो ये क्या होगा, वृत्ताकार फॉर्म में होगा, स्क्वायर के रूप में, तो वृत्ताकार सरफेस एरिया का क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, इससे इसका रेसिस्टेंस जो है ये आपको निकल जाएगा, ठीक है, पाई स्क्वायर से रेसिस्टेंस। यहीं पर और क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, अगर ये मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड बॉडी है या क्यूबिक फॉर्म में है, इस तरह से देख लें, इस तरह का कोई बॉडी है और इससे होकर करंट पास कर रहा है, सपोज दैट, देख लें, इससे होकर के अगर करंट पास हो रहा है, ये, और इसका मान लीजिए ये है आपका ए, ये है बी, या इसको हम लोग ऐसे करें, ये एल है और बी है और ये एच है। जैसा कि आप जानते हैं क्यूबॉइड का घनाभ का लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होता है एल बी एच होता है, तो एल बी एच के लिए क्या होगा, इधर से मान लीजिए करंट इसमें पास कर रहा है, सपोज दैट करंट अगर इधर से इन कर रहा है I1 हम लोग ले लेते हैं, और इधर से आउट हो रहा है I1, इधर से इन करके इधर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग 1 नंबर देखेंगे, R1 रो एल अपॉन, यहाँ से एल हो गया, फेस एरिया क्या होगा, B इंटू एच हो जाएगा, यानी इसका फेस एरिया ये हो गया, इस ये एरिया हो गया B इंटू एच, और इसकी लेंथ जो है वो एल होगी। और दूसरा केस में अगर करंट इधर से इन करता है, सपोज दैट करंट इधर से इन करता है और इस सरफेस से निकलता है I2, इधर से इन करके इधर से निकलता है, इसका फेस एरिया अब ये हो जाएगा, ये फेस एरिया इसका अब ये हो जाएगा, इसका फेस एरिया अब ये क्या हो गया, देखिए B हो गया L, तो इसका लेंथ जो होगा वो H हो गया, ये इस लंबाई में इन कर रहा है, तो यानी H में इन कर रहा है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो, यहाँ से इसमें इन कर रहा है, यानी H अपॉन फेस एरिया क्या हो गया, देखिए ये हो गया L इंटू ये B हो गया, इसका फेस एरिया L इंटू B। इस तरह से आपको ये रेसिस्टेंस वैल्यू लेंथ एरिया डिपेंड रहने पर निकल जाता है। और आगे आपको बहुत सारा मैजिकल क्वेश्चन इस पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा, किसी वायर का लेंथ डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे तो उसकी रेसिस्टेंस कितना चेंज करेगा, कितना हो जाएगा, या फिर किसी वायर को हम लोग 2 पार्ट में तो कट करके उसको हम लोग ट्विस्ट कर देंगे, मोड़ देंगे, या 4 पार्ट में कट करके ट्विस्ट कर देंगे, तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी,
रेडियस इंक्रीज होने पर क्या रेसिस्टेंस उसका होगा। ये सब प्रॉब्लम मैजिकल क्वेश्चन इस तरह से इस पे बन जाएगा। अगला वीडियो में हम वो चीज़ आपको बता देंगे। बहुत सारा मैजिकल क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी बोलें शेयर करने, ताकि उनको भी फायदा हो।